स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे चर्चा किया वीटो शक्तियों के बारे में, यानी विधेयकों के मामले में जो संसद और राज्य की विधानसभाएं जो बिल लेकर के आती है, उन बिलों के मामले में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, क्या उनको वे जो है साइन करेंगे या नहीं करेंगे, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती है उनमें जो है वो साइन करते हैं या नहीं करते हैं। उन सभी वीटो शक्तियों के बारे में मैंने आपसे विस्तृत रूप से पिछले जो है लेक्चर में मैंने चर्चा की। और मित्रों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यानी मान लीजिए कि कोई ऐसी जो है विकट परिस्थिति आ जाए कि उस समय संसद जो है सत्र में नहीं है और हमें जो है सख्त कानून की आवश्यकता है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए जो है हम उस स्थिति को जो है उस स्थिति का सामना कैसे करेंगे, उस स्थिति में हम जो है कानून कैसे बनाएंगे, तो उसी को हम अध्यादेश कहते हैं। तो उसी की हम आज जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति जो है कैसे फिर जो है उस परिस्थिति से निपटने के लिए कानून लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स, हाँ, जितने भी नए जो है स्टूडेंट्स हैं वो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और मित्रों, आप समझ लीजिए अध्यादेश का मतलब, यानी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि हमें जो है कानून की सख्त आवश्यकता है और उस समय जो है, यानी मान लो संसद, या आप इतना समझो कि कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है, लेकिन मान लो संसद ही उस समय जो है चालू नहीं है, यानी संसद सत्र में ही नहीं है, तो फिर कानून कौन बनाएगा। तो उस समय तो फिर हमें जो है कानून बनाने के लिए कोई तो प्रक्रिया हमें जो है बनानी पड़ेगी। तो उसी परिस्थिति से हम निपटेंगे। तो उसके लिए हमने जो है राष्ट्रपति को कुछ शक्ति दी है अनुच्छेद 123 के तहत। तो राष्ट्रपति जो उस शक्ति का प्रयोग करेंगे और एक अध्यादेश जारी करेंगे। जो अध्यादेश जो होगा उसकी जो है प्रभाविता होगी, यानी वह एक कानून के बराबर हैसियत रखता है। तो आगे कहते हैं मित्रों कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी मित्रों, मैंने आपसे अभी जो है विस्तृत रूप से बता दिया कि संसद का अगर सत्रावसान हो, यानी संसद उस समय अगर काम नहीं कर रही है, तो उस समय जो कानून बनाएंगे वो बनाएंगे भारत के राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, यानी 1, 2, 3 के तहत। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करें तो अब हम विस्तृत रूप से बात कर रहे हैं कि कैसे प्रक्रिया होगी और कैसे संविधान का जो है हमने राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी, कैसे राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करेंगे। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। यह शक्ति उसे अप्रत्याशित और अविलंबनीय मामलों से निपटने हेतु दी गई है, परंतु इस शक्ति के प्रयोग में 4 सीमाएं भी है। यानी मित्रों, वही बात मैंने आपसे बताई कि ऐसी कोई विकट परिस्थिति आ जाए या कोई ऐसी जो है विकराल हमें परिस्थिति जो है, यानी ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि हमें जो है उस परिस्थिति में कानून जो है सख्त रूप से बनाना है, तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को हमने जो है यह शक्ति प्रदान की है। लेकिन कह रहा है कि हमने जो है 4 जो राष्ट्रपति पर जो है इस शक्ति पर हमने राष्ट्रपति की 4 पाबंदियाँ भी लगाई है। तो कह रहा है पहली पाबंदी के बारे में कि वह अध्यादेश केवल तभी जारी करेगा जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि राष्ट्रपति केवल और केवल तभी अध्यादेश जारी करेगा, यानी मान लो कि संसद उस समय काम कर रही थी, सत्र में थी, और उस समय मान लो कि राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति का अध्यादेश मान्य नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो संसद चालू है, फिर तो संसद ही बनाएगी ना कानून, राष्ट्रपति क्यों अध्यादेश जारी करेंगे। तो उसी के लिए बात की जाती है कि उस परिस्थिति में बनाया गया राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है लागू नहीं होगा, यानी मान्य नहीं होगा, या लागू तो क्या मान्य ही नहीं होगा। आगे कहते हैं कि अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना होता है, न केवल एक सदन के द्वारा। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय जारी अध्यादेश अमान्य होता है। यानी मित्रों, मैंने पहले ही अभी आपसे चर्चा की कि अगर संसद उस समय सत्र में है और उस समय अगर कानून, यानी उस समय अध्यादेश राष्ट्रपति पारित कर दे, तो उस परिस्थिति में अध्यादेश पारित किया गया अध्यादेश जो राष्ट्रपति ने जो लाया वो अध्यादेश मान्य नहीं होगा, यानी वो जो है अवैध होगा फिर। और आगे कहते हैं कि जो आगे कह रहा है कि कोई भी विधेयक दोनों सदनों में द्वारा पारित किया जाता है। यानी ये कह रहा है कि मान लो 2 सदनों, यानी जो संसद के लोकसभा और राज्यसभा है, अगर इन दोनों सदनों में से एक सदन भी अगर नहीं चल रहा है और उस परिस्थिति में भी हम जो है अध्यादेश ला सकते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि दोनों सत्र नहीं चल रहे हैं तो उसी परिस्थिति में हम अध्यादेश लेकर के आ सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक सदन अगर चल रहा हो तो उस समय भी हम जो है अध्यादेश लेकर के आ सकते हैं। तो मित्रों, आसान शब्दों में मैंने आपको जो है समझाने की कोशिश की और संक्षेप में आपसे जो है फिर से चर्चा कर दूं। देखिए,
ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति को उस परिस्थिति से निपटना है और उस समय संसद जो है सत्र में नहीं है, यानी संसद जो है काम नहीं कर रही है, उस समय संसद का उस समय स्थगित है या फिर सत्रावसान है, तो उस परिस्थिति से राष्ट्रपति को निपटना है। राष्ट्रपति क्या करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 123 का प्रयोग करेंगे। उस अनुच्छेद का प्रयोग करके वे एक अध्यादेश जारी करेंगे। अध्यादेश जो होगा वो जो है कानून के बराबर होगा, यानी कानून के बराबर उसकी हैसियत होगी और फिर उस परिस्थिति से राष्ट्रपति जो है आसानी से कानून के माध्यम से निपट लेंगे। यही बात यहाँ पे की जा रही है और कह रहा है कि अगर मान लो एक सदन भी नहीं चल रहा है, यानी जरूरी नहीं कि दोनों सदन नहीं चले हो, अगर एक सदन भी नहीं चल रहा है तब भी राष्ट्रपति जो अध्यादेश लेकर आएंगे वो हम जो है मान्य होगा। आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि दूसरी जो हमने पाबंदी लगाई, कह रहा है वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए हमने तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। यानी फ्रेंड्स अभी मैंने आपसे चर्चा की कि ये यही बात कहना चाह रहा है कि केवल और केवल राष्ट्रपति तभी ही अध्यादेश जारी करेगा जब उसको ऐसा लगे कि हाँ वर्तमान में ऐसी परिस्थिति मेरे समक्ष आ गई है कि मुझे जो है इस परिस्थिति से निपटना है और तत्काल मुझे कार्रवाई करनी है, यानी मुझे तुरंत कोई निर्णय लेना है, तो उस तुरंत काम करने के लिए मुझे जो है कानून बनाना है, तो उसी परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति फिर अध्यादेश जारी करेगा। कह रहा है कि कूपर केस आया था 1977 में और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। यानी मित्रों अगर मान लो भारत की जो न्यायपालिका है, अगर उसको ऐसा लगे कि नहीं यार राष्ट्रपति ने जो है अपनी मनमर्जी के अध्यादेश जारी किया है, तो फिर जो है राष्ट्रपति जो भारत की जो न्यायपालिका होगी वो भारत की न्यायपालिका उस पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती है, यानी उसकी जो है फिर जांच भारत की न्यायपालिका कर सकती है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। कौन से मामले में? कूपर केस 1970 के मामले में। आगे मित्रों कहता है कि 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी तथा न्यायिक समीक्षा से परे होगी, परंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हम लेकर के आए और इसके माध्यम से हमने जो है इस उपबंध को जो है लोप कर दिया और राष्ट्रपति की संतुष्टि को ऐसे दबाव के आधार पर न्यायिक चुनौती हम दे सकते हैं। यानी मित्रों वही बात मैंने अभी आपसे चर्चा की कि न्यायपालिका को अगर ऐसा लगे कि राष्ट्रपति ने जो है वो जो अध्यादेश जारी किया वो अपनी मनमर्जी से या अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया है, तो जो भारत की न्यायपालिका है वो फिर उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, यानी उसको जो है अवैध और वैध घोषित कर सकती है। तो इसी की बात यहाँ की जा रही है कि पहले क्या होता था, ये 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है हमने एक जो है प्रावधान जोड़ा था क्या कि हम जो है राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे उसकी वैधता की जाँच जो है हम नहीं करेंगे। यानी जो न्यायपालिका है वो पहले क्या करती थी कि राष्ट्रपति की संवैधानिकता की जांच अध्यादेश जारी करने की उसकी वह जांच नहीं कर सकती थी, उसको अधिकार हमने नहीं दिया था। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हम लेकर के आए और इसके माध्यम से जो है हम इस प्रावधान को यानी हमने इस प्रावधान को जो समाप्त कर दिया कि हम जो है और हमने क्या किया कि हम अब न्यायपालिका को हमने ये अधिकार दे दिया कि आप जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की न्यायिक समीक्षा कर सकते हो, यानी कि आप उसकी जांच कर सकते हो कि क्या राष्ट्रपति ने वाकई में सही परिस्थिति यानी वाकई में राष्ट्रपति के समक्ष ऐसी परिस्थिति थी कि उस परिस्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया या फिर उसने जो है अपनी मनमानी करने के लिए केवल अध्यादेश जारी जो है किया है। और फ्रेंड्स आगे ये कहता है कि सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद की कानून बनाने की शक्तियों की विस्तीर्ण है। इसकी दो विवक्षाएं, यानी कह रहा है कि अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जाएगा जिन पर संसद कानून बनाएगी। यानी मित्रों ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति जो होगा वो राज्य सूची पर जाकर के अध्यादेश जारी कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ये कह रहा है ऐसा ही होगा कि उसी मामलों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा जिन मामलों पर संसद कानून बना सकती है, यानी जिन मामलों पर संसद कानून बना सकती है केवल उन्हीं मामलों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अन्य किसी भी मामले पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों, आगे बात की जाती है कि अध्यादेश को वही संवैधानिक सीमाएं होती है जो संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून की, अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का लागूकरण और उसको छीन नहीं सकता। यानी मित्रों मान लीजिए कि यानी ऐसा कह रहा है कि कोई भी अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करेंगे वो अध्यादेश भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। यानी जिस प्रकार से संसद हमारे मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती कानून के माध्यम से, उसी प्रकार से राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करके हमारे मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में नहीं छीन सकता। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है मित्रों, और चौथी जो सीमा यानी
चौथी जो प्रतिबंध हमने राष्ट्रपति की इस अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर लगाया है, तो कह रहे हैं संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि हमने जो है यानी संसद जो है सत्रावसान में थी, यानी संसद जिस समय काम नहीं कर रही थी और उस समय राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया था उसको जो है हम अनुमोदन तो लेंगे, यानी जिस प्रकार से हम राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा थी उसका अनुमोदन लेते थे, या फिर वित्तीय आपात या राष्ट्रपति शासन की घोषणा की अनुमोदन लेते थे, उसी प्रकार से हम जो है अध्यादेश का यहाँ पे अनुमोदन ले रहे हैं संसद से। तो उसी की बात यहाँ की जा रही है कि आपने यानी राष्ट्रपति जी आपने जो अध्यादेश जारी किया गया है, यानी राष्ट्रपति जी आपने जो अध्यादेश जारी किया है, अब जो है हम उसका अनुमोदन देंगे। तो उसी की बात कहते हैं कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जो जारी किया गया उसका जो है संसद के दोनों सदन जो है यानी संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस अध्यादेश को रखा जाएगा। ठीक है, उस अध्यादेश को हमने संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख दिया। फिर करें यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देंगे तो वह कानून बन जाएगा। यानी अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा, दोनों सदनों ने उस अध्यादेश को पारित कर दिया और इस प्रकार से वो अध्यादेश फिर क्या होगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे कहते हैं यदि इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यानी मित्रों, मान लो कि अध्यादेश संसद के दोनों पटलों पर रखा गया। ठीक है, दोनों पटलों जो कि लोकसभा और राज्यसभा है उन दोनों के समक्ष रखा और दोनों सदनों ने जो है कोई भी काम यानी दोनों सदनों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी कोई कार्यवाही उन पर नहीं की उस अध्यादेश पर। तो आगे कहता है कि जब भी संसद की दोबारा बैठक होगी तो उस बैठक के 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। आप जो है इस बात को याद रख लीजिए। आगे कहते हैं यदि संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन कर देंगे तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से भी पहले समाप्त हो जाएगा। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि मान लो संसद के दोनों सदन जो हैं वो क्या करेंगे कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति लेकर के आए उस अध्यादेश को मान लो उसका अनुमोदन कर दिया, यानी उसको जो समर्थन नहीं किया, उन्होंने जो है उसको समर्थन ना करके उसको जो गलत बताया, तो उस अवधि में क्या करें कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति लेकर के आए थे वो अध्यादेश 6 सप्ताह से पहले भी हम जो है समाप्त कर देंगे। यानी 6 सप्ताह से पहले वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। जब भी संसद उसका अनुमोदन कर देगी वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। आगे कह रहा है यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग तिथि में पुनः बैठक के लिए बुलाया जाता है तो ये 6 सप्ताह बाद वाली तिथि से गिने जाएंगे। यानी मित्रों, जो है समय कैसे गिना जाएगा तो उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। इसका अर्थ है किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने, संसद की मंजूरी न मिलने की अवधि में 6 हफ्तों की होती है। यानी फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है जो राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश लेकर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 महीने तक रह सकता है। यानी 6 महीने तक वो अध्यादेश ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रह सकता है। अगर मान लो संसद ने मंजूरी नहीं दी उस अध्यादेश को पास करने की तो फिर वो 6 हफ्तों से पहले ही समाप्त हो सकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो फिर 6 हफ्तों तक रह सकता है। तो कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। यानी वो तो बात की जा रही है कि संसद के जो 2 सत्र होते हैं उनके मध्य अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। यदि कोई अध्यादेश सभापटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध व प्रभावी रहेंगे। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अध्यादेश राष्ट्रपति ने लेकर के आए और उस अध्यादेश के माध्यम से कोई भी मान लो कार्य किया गया था तो वो कार्य जो होगा वो वैध होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि अध्यादेश समाप्त हो गया तो वो काम भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। तो आगे फ्रेंड्स बात की जाती है राष्ट्रपति भी किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। हालांकि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। वह किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है और वापस लेता है। यानी मित्रों, यहाँ बात की जा रही है कि राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश जारी करते हैं ना वो अपनी मर्जी से अध्यादेश जारी नहीं करते। वो अगर अध्यादेश जारी करते हैं तो जो भारत की जो कैबिनेट होती है, यानी भारत की जो कैबिनेट होते हैं, यानी कैबिनेट जो मंत्री होती है और उस कैबिनेट मंत्रियों से बनकर के जो कैबिनेट बनता है मिलकर के, तो जो कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह देती है कि आप इस मामले पर अध्यादेश लेकर के आइए, तब ही राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर के आता है। यानी तब ही वो अध्यादेश लेकर के आएगा, अपनी मर्जी से वो अध्यादेश लेकर के नहीं आता है। और जब जो केंद्रीय कैबिनेट जो है ये कहती है कि राष्ट्रपति अध्यादेश को आप वापस ले लीजिए तो राष्ट्रपति उस अध्यादेश को वापस ले लेता है। यानी जो राष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति होगा वो केंद्रीय कैबिनेट की जो भी सलाह होगी उसकी सलाह पर ही वो काम करता है, चाहे अध्यादेश को जारी करना हो या अध्यादेश को वापस लेना हो। आगे कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उस शक्ति से निपटने में योग्य बनाती है जो आकस्मिक व अचानक उत्पन्न होती है।
यानी फ्रेंड्स, जो बात मैंने आपसे कही थी कि असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए हमने राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी है, वही बात जो है भीमराव अम्बेडकर जी भी कह रहे हैं कि संविधान सभा में उन्होंने ये कहा कि हमने जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी है, वो हमने जो है किसी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए हमने इस अध्यादेश को जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति दी है। और आगे कहते हैं कि जब संसद के सत्र कार्यरत नहीं होते, यहाँ पर यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशक्त विद्रोह न होने की स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, चाहे भारत पर कोई युद्ध न हुआ हो या सशस्त्र विद्रोह न हुआ हो या कोई किसी देश ने भारत पर आक्रमण नहीं हुआ हो, तब भी भारत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी मित्रों, जो है किसी भी परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें जो है हम राष्ट्रीय आपातकाल को ही नहीं गिनते। यानी राष्ट्रीय आपातकाल में जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो उसी प्रकार से केवल और केवल जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जो है राष्ट्रीय आपातकाल में ही नहीं जारी करता, वो जो है सामान्य परिस्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल जारी करता है। ठीक है मित्रों, ये था आज का हमारा टॉपिक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में आज हमने जाना, जो कि संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जो कि हमें विकट परिस्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को जो है संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने ये शक्ति हमारे राष्ट्रपति को दी। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। और फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में, और जो हमारी जो राष्ट्रपति की जो अंतिम शक्ति है, यानी जो राष्ट्रपति को समाधान की हमने शक्ति दी है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को जो है माफ़ कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, तो ये सब जो शक्ति है वो अंतिम शक्ति की बात हम अगले अध्याय में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्ति के साथ। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।